बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनसे पूरा पूर्वांचल वाकिफ़ है। डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब न्यूरो और स्पाइन के जाने माने डॉक्टर हैं। तो आज आरोग्य भव सीरीज के तहत उनसे न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते और समझ तब विकसित होती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। ऐसे केसेस डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे आते हैं। तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिसके बाद हमें न्यूरो सर्जन से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। तो आइए एक बार फिर अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से लाउड स्पीकर 90 FM डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी का अपने स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब के बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब मूलतः रहने वाले तो हरदोई के हैं, लेकिन गोरखपुर आपकी कर्म भूमि है। गोरखपुर में आप एक सक्षम संस्था है स्वयंसेवी जो दिव्यांगों के लिए काम करती है, उसमें आपका बहुत सक्रिय योगदान रहता है। डॉक्टर साहब ने MBBS की पढ़ाई GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से की। आप MS LLRM कॉलेज मेरठ से आपने किया। MCH आपने SGPGI लखनऊ से किया और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप न्यूरो ऑन्कोलॉजी में भी आपके पास एक ऐसी विशेष डिग्री है। तो आइए हम डॉक्टर साहब से आज आपके लिए और सभी लोगों के लिए जो स्वास्थ्य हमारा सबसे अहम मसला है इस पर चर्चा करें कि न्यूरो की प्रॉब्लम के बारे में। डॉक्टर साहब एक बात आम तौर पे कि यहाँ अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम को या तो समझ नहीं पाते या अभी वो समझ विकसित नहीं हो पाई है कि न्यूरो आम तौर पे वो फिजिशियन के पास चले जाते हैं जी। तो कुछ ऐसा है क्या कि जैसे क्या हो, जैसे मान लीजिए किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है जी। किसी को हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है जी। कभी कोई कहता है कि मेरा पैर सुन्न हो गया है, मेरा पैर सो गया है। तो ये सिम्टम्स क्या संकेत देते हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मैं डेली अपनी रूटीन प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि जब पेशेंट आते हैं तो बहुत लेट स्टेज में आते हैं जी। उसका एक मेन कारण ये है कि ज़्यादातर लोग जो पहले बीमार होते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली डॉक्टर से अगर नहीं ट्रीट होता है तो फिर जो उस एरिया के जो प्राइमरी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, उनके पास जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो रिफ़र करते हैं पेशेंट को तब पेशेंट हमारे पास आता है। अमूमन ऐसा होता है। तो ऐसा आने तो काफ़ी समय लग जाता होगा डॉक्टर साहब? इससे अगर बहुत समय भी लग जाता है और सिम्टम्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। कई बार पेशेंट ऐसी स्टेज में आते हैं तो फिर हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब हम उस बीमारी को पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। जी जी। तो हर एक बीमारी में ऐसे लक्षण मिलते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बीमारियों को जी। तो हर एक बीमारी में ऐसे लक्षण दिखेंगे कि इनिशियली ये लक्षण हैं, फिर आगे और भी लक्षण डेवलप होते हैं और वो कौन से लक्षण होते हैं जो डेवलप होने पे आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए। जी जी जी। अब जैसे आपने एक बात उठाई है कि पैरों में दर्द की, झंझनाहट की, सुन्न पड़ जाने की, तो ज़्यादातर लोगों को जो दर्द होता है पीठ में तो उनकी
एक तो गलत तरीके से बैठने की वजह से होता है, और आजकल ज़्यादा वाहन जो यूज़ हो रहे हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से है, या फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, जो लोग घर पे रहते हैं परमानेंट सोफे पे बैठे रहते हैं उनकी वजह से, या ऑफिस में लगातार 6 घंटे 8 घंटे बैठते हैं। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, कई सारी जो स्पाइन से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं उनको जन्म दे रही है। या हमारी जो एक्सरसाइज ना करना, दौड़ना नहीं, जॉगिंग नहीं करना, जो लाइफस्टाइल हमारी गड़बड़ हुई है उसकी वजह से। तो जो इनिशियली फील होता है वो दर्द फील होता है और थोड़ा सा सुन्नपन फील होता है, लेकिन जब ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आपकी डेली रूटीन जो दिनचर्या है उसको इफ़ेक्ट करे, या पैरों में इतना देर दर्द हो कि आप देर तक खड़े ना हो पाएँ, देर तक चल ना पाएँ, मतलब इसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं, ये डेवलप होने लगे, या कोई वीकनेस डेवलप होने लगे, जैसे आपका अंगूठा कमज़ोर हो रहा है, पैर कमज़ोर हो रहा है, चप्पल पहनने में दिक्कत हो रही है, लैट्रिन और पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो ये लक्षण आपको संकेत देते हैं कि अब आपको न्यूरोसर्जन से मिलना है और जांच करानी है। जैसे ही ये लक्षण शुरू होते हैं, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट, आपको जाना है न्यूरोसर्जन के पास, और वो लोग जो जांच लिख रहे हैं उसको कराएं और उसका निदान कराएं। जी, एक ये डॉक्टर साहब, न्यूरो में कौन कौन सी बीमारियां आती? कुछ न्यूरो में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक कमर दर्द शियाटिका के बारे में अभी डिस्कस किया। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, और कुछ कहते हैं कि L1 नस दब रही है, L2 दब रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो L4-5 होती है, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो स्पाइन है उस पे जो मूवमेंट्स होते हैं उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है L4 L5 होता है, क्योंकि वो मोबाइल सेगमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो उसी पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है। और अन्य समस्याओं में, जैसे आजकल हमारी जो वर्क स्टाइल है उसकी वजह से सर्वाइकल की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, सर दर्द की, हेडेक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और हेडेक तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, हेडेक बहुत टाइप का होता है और बहुत वजहों से होता है, तो अक्सर ये इग्नोर्ड होता है। या फिर एपिलेप्सी की डिज़ीज़ है, आजकल ब्रेन ट्यूमर्स भी, अब जैसे जैसे हमारा साइंस विकास कर रहा है, बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रहे हैं, या फिर और भी स्पाइनल ट्यूमर्स हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, हेड इंजरीज हो रही हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत आती हैं बेसिकली। अभी हमसे डॉक्टर साहब किसी ने बताया कि उनके सिर में दर्द हो रहा था, काफ़ी दिन तक वो दर्द की दवा खाते रहे। अंत में जब उन्होंने कहीं एग्जामिन कराया तो डॉक्टर ने कहा आपको तो ब्रेन ट्यूमर है। ऐसे केसेस लगातार हर ओपीडी में रोज़ लगभग आते हैं, क्योंकि सिर दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है जो हम सब ने, एवरी पर्सन, सभी ने अपने लाइफ टाइम में उसको महसूस किया है। जनरली जो हेडेक है वो ख़त्म हो जाता है, 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, या फिर एक दवा लेने की वजह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो सर दर्द लगातार होते हैं, लंबे समय तक होते हैं, और वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों में बढ़ जाते हैं, या फिर उनके साथ और भी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जैसे आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, चलने में बैलेंस सही से नहीं बनता है, चक्कर आने लगते हैं, या कानों से कम सुनाई देने लगता है, या उल्टी बार बार होती है। तो ये सारे लक्षण जो संकेत दे रहे हैं कि ये आपका जो हेडेक है वो नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये इट इज़ एसोसिएटेड विद सम अदर सिम्टम्स। तो इस दशा में आपको एक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन के साथ साथ आपको डॉक्टर को बतानी है अपनी पूरी हिस्ट्री, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कराने हैं, और ट्रीटमेंट करना है। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि सिर दर्द था, बहुत दिन से दवाई खा रहे थे और CT स्कैन कराया, जैसा आपने अभी एक जिक्र किया कि ट्यूमर है। अब जब वो पहली बार सुनते हैं कि CT स्कैन हुआ पहली बार और ट्यूमर है, तो वो बहुत डर जाते हैं। तो डरना भी नहीं है, अब हर चीज़ का इलाज बहुत अच्छा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे सुविधाएं और ऑपरेशन भी बढ़ रहे हैं, जो खतरे नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। ये स्पाइन का ऑपरेशन, जो जैसे जिन लोगों को कमर की दर्द वगैरह होती है और डॉक्टर एक स्टेज में जाके कहता है कि ऑपरेट करा लीजिए, लेकिन लोग इससे बचना चाहते हैं, आमतौर पे कहते हैं कि क्या, आप तो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं, कि क्या वो नसों का जो संजाल है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, और उसमें कहीं से कोई थोड़ा बहुत मतलब कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा लाइफ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
हाँ, नहीं आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है हम लोगों की, और जो रोज डेली का वर्क है, जी तो अब बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। जी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लगभग रोज स्पाइन का ऑपरेशन करता हूँ, जी जी तो अब कहीं ना कहीं एक्सपोजर है, जी बीमारियां हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं है, अभी आम जनमानस में यही मुझे भी हाँ। रोज़ सुनने में मिलता है कि जी स्पाइन का ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा जी कि स्पाइन की सर्जरी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, जी और ईश्वर की कृपा से कोई भी पेशेंट अब गड़बड़ नहीं होता है, और जी। स्पाइन की सर्जरी अब बहुत ही ज़्यादा सेफ है। जी पेशेंट चल के आता है और चल के घर जाता है। हम लोग सेकंड थर्ड डे या कभी कभी तो सेम डे भी हमने पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं। आज ऑपरेशन किया, सुबह और शाम को डिस्चार्ज कर दिया। जी जी या सेकंड या थर्ड डे तो अमूमन मेरा नियम है कि पेशेंट अगर स्पाइन सर्जरी है, सिंपल स्पाइन सर्जरी है, तो सेकंड थर्ड डे हम मैं डिस्चार्ज करके घर भेज देता तो हूँ। वो नॉर्मल हो जाते हैं, पूरी तरह सामान्य हो जाते जी, हैं। बिल्कुल। जैसे जिन लोगों को नसों की ये समस्या होती जी। है, या बैठने में, कुछ लोग तो जी। गाड़ियां नहीं चला पाते हैं, पैदल नहीं चल पाते, बहुत सारी दिक्कत होती है, और बहुत सारी दवाइयां भी लोग करने के बाद मुझे लगता है कि आपके पास तक पहुंचते हैं। हाँ तो जब ऑपरेशन होता है जी। तो ऑपरेशन के कितने दिन तक प्रिकॉशंस रखना पड़ता है और कितने दिन सामान्य होने में लगते हैं? जी। अभी जैसा मैंने पिछली बात में कहा कि ऑपरेशन करके कभी कभी तो शाम को या सेकंड थर्ड डे मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ। जी तो क्योंकि अब जो ऑपरेशन है बहुत ही नई विधि से, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। टेक्नोलॉजी एडवांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, कई अच्छी विजिबिलिटी की वजह से बहुत ही फाइन होती हैं। जी तो उसमें जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्री है, जी। उसकी भी बहुत कम इंजरी होती है, और नसों की भी छेड़छाड़ बहुत कम होती है। जी तो जनरली ये प्रिकॉशन मैं देता हूँ कि 1 हफ्ते तक आप घर में रेस्ट करो जाके, घर में रेस्ट करो जाके, जी हॉस्पिटल में नहीं, जी घर में रेस्ट करें। आप अपने डेली रूटीन के लिए उठ सकते हैं, चल सकते हैं आप। और हम जनरली पेशेंट से बोलते हैं कि 10 से 12 दिन आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर मत चलाओ। जी तो ये जनरल प्रिकॉशंस रहते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह उसके बाद स्टार्ट होती हैं, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होता है, और पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी उसके बाद व्यतीत ये करने डॉक्टर साहब लगता है। लकवा जो मार देता है लोगों को, जी इसका भी तो इसी आपके जी बिल्कुल। तो ये जो लकवा मारने, इसके कुछ सिम्टम्स, पहले तो बॉडी कोई ना कोई सिम्टम्स संकेत देती है, जी जैसे हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ, तो किस तरह के संकेत जब आए तो लोगों को कि ये पैरालिसिस अटैक होने वाला है, या इसके पहले या बीपी के मरीज हैं, जी। तो क्या एहतियात बरतना चाहिए उनको? इसमें सबसे पहले तो जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं स्ट्रोक के, उनको आप ध्यान में रखो कि ये कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करना, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, इनएक्टिवनेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक को प्रोवोक करते हैं। जी क्योंकि स्ट्रोक होने के बाद फिर जी। तो उसका ट्रीटमेंट ही है, जी बट स्ट्रोक को हम रोक सकते हैं अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्ट्रोक होने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, जैसे स्ट्रोक होने से पहले TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कभी कभी होता है, वो होता है, या फिर हेमरेज होने के पहले आपको कुछ एबनॉर्मल सी हेडेक या बहुत तेज़ हेडेक फील होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो पहले महसूस होते हैं। अदरवाइज स्ट्रोक तो एक सडन ऑनसेट, अचानक होने वाली घटना है। स्ट्रोक का मतलब है कि जैसे जिसको हम लोग अपने गांव में बोलते हैं कि हवा मार गई, या फिर लकवा हो गया, जी या फालिज का अटैक हो गया, जी। दैट इज़ स्ट्रोक। जी अब स्ट्रोक कई तरीके के होते हैं, जब हम लोग स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। जी जी जैसे ये ब्रेन हैमरेज के केसेस भी जी अब ज़्यादा हो रहे हैं। जी मैं देखता हूँ अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। जी जी तो ब्रेन हैमरेज अचानक तो होता नहीं, जी शरीर में कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटीज आई होंगी, कुछ अनियमितताएं आई होंगी, शरीर कुछ ना कुछ संकेत दे रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ब्रेन हैमरेज के पूर्व की जो अवस्था है, कि जैसे उसको पहले और भी चीज़ें हो रही हैं, उसको लोग इग्नोर करते होंगे, या लोगों को अंदाज़ा नहीं लगता। ब्रेन हैमरेज में लोगों को क्या प्रिकॉशंस बरतना चाहिए कि ब्रेन हैमरेज जैसी स्थिति ना आए? जैसे ब्रेन हेमरेज भी हमारा स्ट्रोक का एक पार्ट है। जैसे जी। मैंने बोला स्ट्रोक कई तरीके का जी। होता है, तो स्ट्रोक एक ओवरऑल टर्म है कि स्ट्रोक का मीन्स फालिज का अटैक। जी
अब ये इस्चेमिक हो सकता है, जैसा कि नॉर्मली होता है 80 to 85% केसेस में होता है कि ब्रेन में कुछ खून की नसें ब्लॉक हुई और इसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी आ गई। लेकिन 10 से 15% केसेस में वही जो खून की नसें हैं वो फट जाती हैं और उसकी वजह से ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। जी। तो 10 से 15% जो स्ट्रोक होते हैं वो हैमरेजिक होते हैं, मीन्स हैमरेज वाले होते हैं। जी। तो ब्रेन हैमरेज होने से पहले जनरली जो हेडेक होता है, बीपी की हमारी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, या कभी कभी जो हमारा मौसम होता है जाड़े का वो भी इस चीज़ को प्रोवोक करता है। तो यही सारे लक्षण हैं जो पहले फील होते हैं जी। और अचानक फिर ये ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ब्रेन हैमरेज हो गया तो जितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उतना ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है कि साइज़ क्या था ब्रेन हैमरेज का, ब्रेन के किस हिस्से में ब्रेन हैमरेज हुआ। इन सब लक्षणों फैक्टर्स होते हैं जो मरीज़ की रिकवरी को प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, मतलब कैसी रिकवरी होगे इसको डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों का जो अस्पताल है, जी। सरकारी अस्पतालों में मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अभी हो तो रही हैं, लेकिन फिर भी आदमी जैसे कभी चाहता है कि हमको बेहतर इलाज मिले। तो जैसे अगर जो कोई ऐसा केसेज आता है तो आपके यहाँ का जो अस्पताल है जी। वो क्या एक टाइम तक ही रहता है अभी कि आप वहाँ मरीजों की भर्ती भी करते हैं? जी। जैसे कोई ऐसा केस आए जी। और आपके यहाँ कोई कांटेक्ट करता है जी। या जाता है जी, तो जी। क्या उसको तुरंत वहाँ से जी। राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल। इसलिए चूंकि हमारे जी, बहुत जी। सारे लोग सुन रहे हैं, जी। तो ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई ज़्यादा हैं। हो गई हैं। जैसा मैं खुद भी फील कर रहा हूँ कि पिछले 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो अब सरकारी हॉस्पिटल्स में पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और जी, अच्छे जी। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जी। बहुत अच्छी मेडिसिन्स, बहुत अच्छी सर्जरीज़ वहाँ पे हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा जो हमारा सेंटर है आरजी न्यूरो एंड स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये राप्ती नगर फेज़ 2 में मेडिकल रोड पे स्थित है। जी। यहाँ पे न्यूरो से संबंधित सारी फैसिलिटीज़, सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और मरीजों की भर्ती भी होती है और भर्ती का हर टाइम ये अवेलेबल है लोगों की सुविधा के लिए। जिसको न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं वो ओपीडी में दिखा सकते हैं, या जिनको एडमिशन्स की ज़रूरत है वो लोग वहाँ पे जाके एडमिट हो सकते हैं। जी। 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 एक तो डॉक्टर साहब ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग अभी जैसे ये न्यूरो का विभाग है, जी। जिला अस्पताल में शायद एक डॉक्टर अब आ गए हैं, जी। जी। बीच में तो कोई नहीं था। तो एक मुझे लगता है कि थोड़ी जागरूकता की बहुत कमी है जी। लोगों में, पेशेंट्स को, और ये सरकारी अस्पतालों में भी जागरूक किए जाएं, लोगों को बताया जाए। चूँकि आमतौर पे आपके पास जो केसेज इस तरह के पहुंचते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं जी। और उनके ट्रीटमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है और जी। समय लग जाता है। एक बात और ये है कि जैसे जो केसेज आपके पास आ रहे हैं, किस तरह के आपके पास तो बिहार से भी आता होगा, नेपाल से भी जी, आता बिल्कुल होगा, आते हैं। इस समय नॉर्मली किस तरह के केसेज ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? जैसे भर्ती में तो जैसे ट्रॉमा है, एक्सीडेंट्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये तो हमेशा ही आते हैं क्योंकि जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं और सड़क पे ज़्यादा से ज़्यादा वाहन हो रहे हैं, लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो आते हैं जिसकी वजह से हेड इंजरी के केसेस या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट, स्पाइनल इंजरी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे आजकल जो स्ट्रोक की भी समस्या बढ़ गई है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बीपी और शुगर और भी ओबेसिटी और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, तो स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। दोनों इस्चेमिक और हैमरेजिक स्ट्रोक दोनों तरीके के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के केस एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। और ओपीडी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे मरीज आते हैं जिनमें बहुत सारे मरीज कमर दर्द के होते हैं, सर्वाइकल के होते हैं, हेडेक के होते हैं, चक्कर आने के होते हैं, मिर्गी के होते हैं, एपिलेप्सी के होते हैं, या स्ट्रोक के भी कुछ पेशेंट जो ओपीडी में फॉलो करते हैं। तो ये कॉमन स्पेक्ट्रम है जो पेशेंट जनरली आते हैं। एक ये स्पाइनल स्टेनोसिस, जी, इसके क्या लक्षण हैं? स्पाइनल स्टेनोसिस बहुत अच्छा आपने बोला है कि जैसे जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी वर्टिब्री से मिलके बनी होती है। जी। तो हर दो वर्टिब्री के बीच में एक वो डिस्क
होती है, जिसको गद्देदार कुशन बोल सकते हैं। दो हड्डियों के बीच में ईश्वर ने हमें गद्देदार कुशन दिया हुआ है जी तो वो डिस्क है जो काम करती है, हमारे वियर एंड टीयर को रोकती है। जी तो जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल में या हमारे काम की वजह से या बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ करने की वजह से ये जो कुशन है ख़राब होता जाता है और हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, कोनों पे बढ़ जाती हैं, जिनको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो कुल मिला के होता क्या है कि एक तो डिस्क बढ़ गई और हड्डियाँ भी बढ़ गई, फेसेट जॉइंट बढ़ गए। तो कुल सब चीज़ें बढ़ जाने की वजह से जो एक्चुअल जो कैनाल होती है हमारे रीढ़ की हड्डी में, जहाँ से हमारी नसें आती हैं और बाहर निकलती हैं ब्रेन से, तो वो स्पेस कम हो जाता है। इसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। मतलब हमारी जो स्पाइनल कैनाल है वो संकुचित हो गई है, छोटी बची है। डिस्क बढ़ जाने की वजह से, हड्डी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे नसों के निकलने के लिए जो फोरामेन होते हैं, जगह होती है, वो बची ही नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। तो इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो बिल्कुल शाटिका की तरह मिलते हैं जी कि कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सुन्नपन पड़ जाना और चलने फिरने में दिक्कत होना या हाथ पैरों की कमजोरी होना। तो लक्षण सारे वही हैं जी इसको टर्म दिया गया है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। जी जी तो इसमें जब बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में तो कंजर्वेटिव दवाओं से और प्रिकॉशन और एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टेनोसिस हो गई है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का छोटा सा ऑपरेशन होता है और नसों के निकलने की जगह बना दी जाती है, तो सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। अब जैसे ये रोड एक्सीडेंट के केसेज होते हैं, जी तो जैसे कोई रोड एक्सीडेंट में किसी की कमर की हड्डी टूट गई जी तो वो सीधे पहुंच गया आर्थो वाले के पास। जी जी आर्थो वाले ने ऑपरेशन कर दिया। जी आर्थो वाला जो ऑपरेशन करता है जी तो उस ऑपरेशन में न्यूरो के एक्सपर्ट को भी बुलाया जाना चाहिए जी या नहीं बुलाना चाहिए? वो अपने आप में सक्षम है, कर सकता है? जी क्योंकि मेरे सामने केस आया, जी इसलिए मेरी जिज्ञासा है। जी एक आदमी का रोड एक्सीडेंट हुआ, आर्थो वाले के गया 1-1.5 महीने बेचारा वहाँ जी सारा ऑपरेशन वगैरह हो गया और शुगर का पेशेंट था। जी जब उसको डिस्चार्ज करके घर भेजा गया तो उसको अटैक पड़ गया। जी फिर वो बॉम्बे हॉस्पिटल लोग ले गए और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे आ गया, कोलैप्स कर गया। जी तो मुझे लगता है कि जो इस तरह के ऑपरेशंस हैं उसमें जैसे हर विभाग का जी पहले का वो नहीं कि आप एक आदमी है वही सारा कर रहा है। तो जो इस तरह के ऑपरेशन जैसे रोड एक्सीडेंट, तो आप लोग जी जैसे आपके यहाँ ही कोई होता होगा तो आप आर्थो वाले को भी बुलाते होंगे, फिजिशियो को। इसमें क्या कैसे आप लोग करते हैं? थोड़ा सा। बहुत ही कॉमन है कि हमारे जो एक्सीडेंट्स हुए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए या कोई हाइट से गिर गया, पेड़ से गिर गया, जी छत से गिर गया, तो बहुत ही कॉमन है कि स्पाइनल इंजरी हो जाना। मेरे पास रेगुलरली ऐसे पेशेंट्स आते हैं और अभी भी मेरे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो ऊंचाई से गिरने की वजह से, फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से, जिनकी वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गई और उनके हाथ पैरों की पावर कम हो गई, अभी एडमिट हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है। तो जनरली क्या है कि अब पहले ज़माने में तो सारे ऑपरेशंस हो जाते थे, पर जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, ऑपरेशन करना ना करना ये आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। जी अब जैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई या थोरेसिक स्पाइन की इंजरी हो गई, तो जनरली उसमें कुछ वो कॉर्ड इंजरी भी होती है, नर्व इंजरी भी होती है। तो आइडियली दिस शुड बी डन बाय ए न्यूरोसर्जन और बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, पूरा डिकम्प्रेशन होना चाहिए, फिक्सेशन होना चाहिए। और उसके बाद भी प्रोग्नोसिस इस बात पे डिपेंड करती है कि चोट कितनी आई है नसों में, तो इस चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हैं और इसमें जो रिकवरी होती है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही रहती है। उसमें रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है ऑपरेशन के बाद, और केयर भी बहुत ज़रूरी है। घर वालों को पूरी तरह से मरीज़ की केयर करनी होती है, अदरवाइज़ रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आप चूँकि न्यूरो के और स्पाइन के एक्सपर्ट हैं, तो हमारे जो लोग इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोग कैसे स्वस्थ रहें, इस पर आपका एक संदेश हम चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आजकल जो 50% से ज़्यादा जो बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो स्पाइन से रिलेटेड हों या ब्रेन से रिलेटेड हों, हेडेक से रिलेटेड हों या और भी बीमारियां हैं जो हो रही हैं, तो वो सब हमारी लाइफस्टाइल से हैं। जी।
अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सही बनाएंगे, बैक टू ओल्ड एज की तरफ जाएंगे कि पुराने ज़माने में ऐसे होता था, तो बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने स्पाइन का लचीलापन बनाए रखें, जॉगिंग करें, योगा बहुत ज़रूरी है और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज में दोनों ही तरीके की, कार्डियक एक्सरसाइज और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जी। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सब करते हैं तो हम अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियों को कम कर सकते हैं, या फिर अगर हो गई हैं तो उनको सही कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब अभी तो हाल के जो अभी हमने देखा कि जिम में बहुत सारे लोग जाते थे, तमाम हमारे सेलिब्रिटीज़। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है। जी। हमें एक्सरसाइज भी तो अपने को एवेल्युएट करके करनी है। अब जी, हमारे जी। में क्षमता नहीं है उतनी एक्सरसाइज करने की, तो हम ज़बरदस्ती बियॉन्ड द अपनी पावर, बियॉन्ड द अपनी कैलिबर के नहीं जा सकते हैं। जी, आपको जी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है तो उससे पहले आपको अपना कार्डियक एवेल्युएशन कराना है। जी। इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आपका एक्सरसाइज से पहले कार्डियक एवेल्युएशन होना चाहिए। जी। और ये बहुत सारी कार्डियक चीज़- इवैल्यूएशन क्या होता है सर? कार्डियक एवेल्युएशन ये है कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, आप जो उसकी जांचें हैं, जैसे एक बेसिक जांच है ईसीजी, फिर ट्रेडमिल टेस्ट है, स्ट्रेस बियरिंग टेस्ट हैं, तो ये आप कराएं कि जी। आपका जो हार्ट है वो इतना एफिशिएंट है एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज भी करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप केवल स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपको बॉडी बिल्डिंग करके किसी कंपटीशन में जाना है या मैराथन में जाना है, तो सबकी क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। हमें जी, जी। एक आम जनमानस को केवल फिट रहने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है, जी। ताकि ओल्ड एज में उसको ऑस्टियोपोरोसिस इसके ना लिए हो। जिम जाना जरूरी नहीं है। जिम जाना जरूरी नहीं है, आप घर पे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जी, जी। अपने जो हमारे शरीर का ही वेट जो जितने किलो का है, 60 किलो का, 70 किलो का या 80 किलो का है, तो अपने शरीर की वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करता है तो ऑलरेडी वो इतना वेट तो उठा ही रहा है। जी, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप घर पे रह के भी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और जॉगिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी मैदान में। आपके घर के पड़ोस में कोई पार्क है, कॉलेज है, या कहीं पे ऐसी जगह जहां मैदान है, वहां जॉगिंग आप बड़े आराम से कर सकते हो। जी, जी। तो जॉगिंग और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हर किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, जी, जी। हम लोगों को केवल स्वस्थ रहना है, अपनी जीवन शैली को सुधारना है जी। और रेगुलर कार्डियक और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं जी, और जी। अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। और डाइट कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है। अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, ईश्वर ने सब कुछ अवेलेबल किया है, तब भी आपको संयम बरतना है कि बिल्कुल। हमको इतना शुगर लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना प्रोटीन लेना है और इतना ही फैट लेना है अपनी डाइट में। जी, जी, जी। ये नहीं कि आपके पास एम्पल अमाउंट में सब चीज़ अवेलेबल है तो आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं, बहुत ज़्यादा फैट खाएं, तो प्रोटीन तो आपकी बची नहीं सर खाने जी, को। जी। तो बैलेंस डाइट लेनी है बिल्कुल। और बैलेंस एक्सरसाइज करनी है, बस जी। आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब ने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को ये बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूरो आज के दौर में एक गंभीर समस्या है, न्यूरो की बीमारियां। तो डॉक्टर साहब, एक बार और हम आपका अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से, लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।